हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट है, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित का यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पे इसी पेपर से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को पूरा यहाँ इस क्वेश्चन पेपर के विषय में जानकारी मिल सके और यही पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में 60 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से आपको 50 का आंसर करना है। और यहाँ पे जो है मैं आप लोग को एक एक करके सारा का आंसर आप लोग को दे रहा हूँ। यहाँ पे भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है, तो b होता है आपका भागफल, यानी आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बराबर होता है बी बराबर होता है भाजक, क्यू बराबर होता है भागफल। अगला यहाँ पर भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0, तब क्या होगा, तो तब यहाँ पे जो हो जाएगा बी जो होगा वो लेस देन हो जाएगा आपका ए के। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो है 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो 4 हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा अभाज्य युग्म है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सह अभाज्य युग्म होने के लिए HCF का जो 1 होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। 16 और 25 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, बाकी अन्य में अलग अलग आएंगे। अगला यहाँ पर है इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जुड़वा अभाज्य नहीं है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो y पे पावर 4 माइनस 4 को y² प्लस 1 से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, तो यहाँ पे 5 पावर है, 5 पावर में से 2 पावर घटाइएगा तो यहाँ पे 3 पावर बचेगा, तो 3 पावर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है बहुपद px का 1 है, तो उसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका x-4। अगला है x² - 5x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। अगला रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 1 होता है। अगला है बहुपद x² - kx - 42 का 1 शून्यक -3 हो तो k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 11, अगर आप लोग इसको डील कर लीजिएगा। अगला है 2x² - 4x - 6 का 1 शून्यक क्या होगा, तो इसका जो 1 शून्यक आपका निकल करके आएगा तो वो आएगा आपका -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव है, तो इस तरह का जब कोई भी अगर दिया हुआ रहे 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो और एक ही समीकरण दिया हुआ रहे तो उसके अनगिनत हल होंगे। अगला है रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखा में होता है। 2x² - 10x प्लस 6 का 1 शून्यक क्या हो जाएगा, तो इसका जो अगर आप लोग शून्यक निकालिएगा तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा -3। ठीक है, 1 मिनट, इसमें से जो आपका हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पर है वो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है ay² प्लस by प्लस c का आलेख कैसा होगा, तो ये हमेशा परवलय के रूप में होगा। अगला है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कोई हल नहीं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 19वां नंबर, तो यहाँ पर है y बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो ये होगा आपका x अक्ष के समानांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5,8 की x अक्ष की लांबिक दूरी क्या हो जाएगी, तो 8 इकाई। अगला है बिंदु -4,0 से मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, तो 4 इकाई। अगला है बिंदु 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ में। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 3,-4 के मूल बिंदु से कितनी दूरी हो जाएगी, तो 5 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0,0। अगला है बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसका अगर दूरी निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 इकाई। अगला है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अक्ष का कोण बनाती है, तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री। अगला यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये 11 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है यहाँ पर यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
और यहाँ पे हो जाएगा ए यानी कि 22:7। अगला है 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहियों को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगला है एक पहिया का व्यास 7 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आता है, यदि यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जो परिधि का अनुपात होता है वही उसके त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है, यानी कि 5:7 ही होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के सांख्यिकी मानों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका R/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है इनमें से किसका मान 1 से अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि tan 50 डिग्री। अगला है इनमें से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि cos 0 डिग्री। अगला यहाँ पर है cos 90 डिग्री हो गया, गलत हो गया। 36 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा। 37 नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इनमें से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि cos 90 डिग्री। अगला है इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा sec 45 डिग्री। अगर यहाँ अगला दिया हुआ कि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 2 cos 2 थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो इनमें से किसका मान 0 है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि cos 90 डिग्री। अगला यहाँ पर है sin 60 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर होता है? तो sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है cos 30 डिग्री के बराबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2। अगला है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर sin a का व्युत्क्रम इनमें से कौन होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्युत्क्रम जो होता है sin a का वो होता है cosec a, जो कि आप लोग को किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कर्ण और आधार का अनुपात कौन होता है? तो कर्ण और आधार यानी कि यहाँ पे h/b तो ये हो जाएगा sec। अगला है इनमें से कौन सदा समरूप होता है? तो समरूप की अगर बात किया जाए तो वृत्त हमेशा समरूप होता है। अगला है इनमें से कौन सदा समरूप नहीं होता है? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला जो यहाँ पर सवाल है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहलाता है? तो आधारभूत अनुपातिका जो है वो है यहाँ पे थेल्स प्रमेय से लिया गया है। अगला है त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के समानुपात में बांटने वाली रेखा उसकी समांतर होती है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा के यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो दो समरूप त्रिभुज में क्या संबंध है? तो संगत भुजा होती है, संगत कोण होती है, संगत शीर्षलंब होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 50वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो त्रिभुज PQR यहाँ पे जो है आप और STU दोनों आपस में समरूप है, तो इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसमें से अगर बात किया जाए सत्य का तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में कोण भी किसके बराबर होगा? तो कोण Q के। अगला है त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज BCA में PR की संगत भुजा कौन सी होगी? तो PR की जो अगर बात करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CA यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो इसका हो जाता है आपका दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो है समान होता है। अगला है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, तो कोण F बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण F बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 120 में से 120 और 180 में से घटा लीजिएगा 120 को, तो बचेगा आपको 60। 55वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? तो प्रथम 5 विषम संख्या जो होता है वो 1 से लेकर के 9 तक होता है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़िएगा तो 10 10 20 20 और 5 25 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 6 सम संख्या जो होगा वो 2 से लेकर के 12 तक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह से लिखिएगा
और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया 14 और 2 दूनी 28, 14 तिहाई 42, 42 में 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की कितनी विधियाँ हैं, तो 3। ठीक है। अगला है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका हो जाएगा माध्य, माध्यक और बहुलक होता है, बारंबारता नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है संचयी बारंबारता वक्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्वरण। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है पग विचलन विधि से क्या इंगित किया जाता है, तो पग विचलन विधि से माध्य निकाला जाता है। तो ये था आप लोग के लिए यह वीडियो। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।